हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। और जैसे कि आप सभी को पता है, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए हम निपुण बैच लाए हुए हैं। और ये निपुण बैच आपके लिए एकदम से निःशुल्क लाया गया है। कैसे लाया गया है? एकदम से निःशुल्क लाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर सारी क्लासेस सब कुछ आपके लिए, तो यहाँ पर सारी क्लासेस और सब कुछ आपको निःशुल्क प्रोवाइड कराया जाएगा। और इसकी क्लासेस आपको 25 जुलाई से स्टार्ट कर दी गई थी और यहाँ पर आपको पीडीएफ की भी सुविधा दी जाएगी, ठीक है। तो जल्द से जल्द हमारे साथ हमारे इस निपुण बैच से जुड़ जाइए ताकि आप अपने डीएलएड में एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकें, ठीक है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर नए हैं, और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए, ठीक है। और आप हमारी क्लास में ऐसे ही टाइम से बने रहें। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ, रंजीत सर आपको गणित पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। और मैं आपको पेपर फर्स्ट पढ़ा रही हूँ, और अंजलि मैम आपको संस्कृत पढ़ा रही है। क्या पढ़ा रही है? संस्कृत पढ़ाई है, ठीक है। तो सभी टीचर अपनी अपनी तरीके से अपने अपने सब्जेक्ट को अच्छे से कम समय में अच्छे कंटेंट देने की आपको कोशिश करेंगे और अच्छे से आपकी प्रिपरेशन कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको भी हमारा साथ देना है। माफ़ी चाहूँगी, कुछ दिनों से क्लास नहीं हो पा रही थी उसके लिए, ठीक है। तो क्लास ना होने का यही एक कारण रहता है कि आप हमें जो क्लासेस देखते हैं, बहुत कम की संख्या में बच्चे क्लासेस देखते हैं। इससे हमें थोड़ा डीमोटिवेशन लगता है, ठीक है, कि हम क्लासेस तो डाल रहे हैं, हम मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन क्लासेस बच्चे देख नहीं रहे हैं और ना ही वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूला करिए अगर क्लास देख रहे हैं तो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम अपनी क्लास को। तो यहाँ पर आपको पता ही है मैं आपको थर्ड सेमेस्टर में क्या पढ़ा रही हूँ, शिक्षण। तो मैं आपको सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, ये मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ये आपका ठीक है, कौन सा प्रश्न पत्र है? प्रथम प्रश्न पत्र। इसे आप ईडीओ 5 भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसको आप ईडीओ 5 भी कह सकते हैं। ईडीओ, ठीक है, इसी को हम ईडीओ 5 भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम अपना एक नया टॉपिक लेके आई हूँ आपके लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि मैं आपके लिए हर दिन एक नया टॉपिक लेके आऊँगी और जो है बहुत कम समय में आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूँगी। चलिए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक क्या होगा। हमारा आज का टॉपिक होगा मूल्यांकन अभिलेखीकरण, जिसमें हम देखेंगे कि संज्ञानात्मक तथा संज्ञान सहभागी पक्ष होते हैं, और सतत, मासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक मूल्यांकन और पुनर्वलन, इसके बारे में हम जानेंगे आज, ठीक है। तो इसमें भी आपको जो है क्वेश्चंस बनते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चंस जो है, अगर कुछ टफ बनाने का पेपर कोशिश करेगा एग्जामिनर, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखेंगे क्या है ये। तो मूल्यांकन अभिलेखन क्या है? मूल्यांकन अभिलेखीकरण क्या है? मूल्यांकन अभिलेखीकरण। तो मूल्यांकन शैक्षिक प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। क्या है? अभिन्न अंग होता है मूल्यांकन, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन का अर्थ पाठ्यक्रम के उद्देश्यों और मूल्यों की छात्रों की प्रकृति और प्रगति का आकलन करना है, ठीक है। वास्तव में मूल्यांकन एक प्रकार का विश्लेषण है जो बच्चों की गतिविधियों से प्राप्त सूचनाओं से निकाला जाता है, ठीक है, ताकि उनके व्यवहारगत ठीक है, व्यवहारगत परिवर्तन किया जा सके तथा भावी शिक्षा के लिए आधारभूत तैयार हो सके, ठीक है। क्या है? भावी शिक्षा के लिए आधार भूमि तैयार हो सके, ठीक है। तो ये इसका क्या होता है? ये इसका उद्देश्य होता है। आगे हम चलेंगे। चूँकि मूल्यांकन द्वारा छात्र, शिक्षक, विद्यालय क्या है? छात्र, शिक्षक और विद्यालय प्रबंधन आदि के बारे में सूचनाएं प्राप्त होती हैं, अतः इन सूचनाओं का सही संग्रह या अभिलेखन अत्यंत आवश्यक है। इसी को सामान्य शब्दों में मूल्यांकन अभिलेखीकरण कहते हैं, ठीक है। तो सभी चीज़ों का क्या है, विद्यालय में जितनी भी सूचनाएं हैं, सारी चीज़ें, इनका जो संग्रह होता है, एक जगह पे सब कुछ इकट्ठा होता है, इसी को क्या कहते हैं? मूल्यांकन अभिलेखीकरण कहते हैं। मूल्यांकन अभिलेखीकरण में शिक्षा से संबंधित प्रत्येक पक्ष का क्या होता है? रिकॉर्ड होता है, अर्थात संस्था के समय समय पर हो रहे परिवर्तन के बारे में ब्यौरे का रख रखाव
ही क्या होता है, अभिलेखीकरण कहलाता है। मतलब कि जो भी स्कूल में हो रहा है, चाहे वो आपका बच्चों से रिलेटिव ले लीजिए, चाहे विद्यालय से रिलेटिव ले लीजिए, या शिक्षक से रिलेटिव ले लीजिए, तो जो भी सब रख रखाव होता है, लेखा जोखा आता होता है, उसी को हम अभिलेखीकरण कहते हैं। आगे चलेंगे इसके बाद। अब हम आगे देखेंगे यहाँ पे हम इसके बारे में और जानेंगे। तो किसी भी संस्था में मूल्यांकन संबंधित अभिलेख निम्नलिखित रूप में रखे जाते हैं। तो किन किन रूपों में रखे जाते हैं? संचित अभिलेख होते हैं, ठीक है, और परीक्षा पंजिकाएं होती हैं। आपने देखा होंगे बहुत सारे अलग अलग, हर चीज़ के अलग अलग रजिस्टर्स बने होते हैं। मासिक परीक्षा पंजिका होती है, ठीक है, वार्षिक परीक्षा पंजिका होती है, सतत परीक्षा पंजिका होती है, और जन परीक्षा पंजिका होती है। तो इस तरीके से जो है ये लेखा जोखा होता है। सही है, तो आप इसको समझ रहे होंगे अच्छे से, और जो है आपको समझ में भी आ रहा होगा कि अभिलेख क्या होता है। ठीक है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही ईजी है। जो जैसे भी आप घर में ही मान लीजिए, अगर किसी चीज़ का जो लेखा जोखा हो तो वो हम एक जगह पे रखते हैं डायरी में कहीं ना कहीं, तो यही क्या होता है, अभिलेख होता है या अभिलेखीकरण होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद। अब हम जानेंगे अभिलेखीकरण का उद्देश्य और लाभ क्या होते हैं। ठीक है, कि इनका लाभ क्या है, इनकी क्या उपयोगिता है, जो हम इसको रखें, क्यों हम डाटा कलेक्ट करके रखते हैं, कि उसका कारण क्या होता है। ठीक है, पहला इसमें दिया है कि छात्रों के स्तर व क्षमता की जानकारी प्राप्त करना। अगर हमें छात्रों की स्तर की क्षमता और उसकी जानकारी को प्राप्त करना है तो इसकी उद्देश्य होता है अभिलेखीकरण का। ठीक है, और अगला दिया है कि छात्रों की प्रगति अवनति जानने में सहायता करता है। ठीक है, क्या करता है, प्रगति और अवनति जानने में सहायता करता है। अगला इसमें पॉइंट दिया हुआ है कि छात्रों में विविध परिस्थितियों में व्यवहार का आकलन करता है। ठीक है, तो जो छात्र का व्यवहार होता है उसका भी आकलन हम इसके द्वारा कर सकते हैं। अगला पॉइंट इसमें दिया है छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नता, रुचि, योग्यता, अभिवृत्ति जानने में मदद करता है। ठीक है, तो बच्चे के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ है उसके अंदर, और क्या क्या चीज़ें वो करता है, या क्या उसकी क्वालिटीज़ हैं, इनके बारे में हम अभिलेखीकरण के द्वारा जान सकते हैं। अगला दिया है छात्रों को उचित परामर्श और निर्देश देने में सहायता करता है। ठीक है, अगर आपको उसकी रुचि पता चल जाएगी और उसका बिहेवियर पता चल जाएगा कि कैसा है, तो आप उसको एक अच्छा सा मार्गदर्शन भी दे सकते हैं और एक अच्छे तरीके से उसे गाइडेंस भी दे सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं रोजगार चयन में मार्गदर्शन करना। ठीक है, और आप उसके लिए क्या है, रोजगार जब चयन में मार्गदर्शन भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो किसी एक क्षेत्र में अच्छा है बच्चा पढ़ने में, तो आप उससे यही कहेंगे कि आप इसी सेक्टर में जाइए और आप इसी में आगे लगे रहिए, ताकि आपको इससे जो है आगे चल के कोई अच्छी जॉब मिल जाए या आपको रोजगार मिल सके। अगला हम कह सकते हैं इसका उद्देश्य क्या है, वो है अभिभावकों को अपने बच्चों के बारे में सटीक जानकारी देना। ठीक है, और मान लीजिए अगर आपको कुछ बच्चे के बारे में पता है, कुछ उसकी अच्छी एक्टिविटीज़ और क्या या बैड हैबिट्स मान लीजिए, और गुड हैबिट्स पता है, तो आप अभिभावकों को बता सकते हैं। ठीक है, मतलब कि उनके माता पिता को बता सकते हैं कि आपके बच्चे में ये क्वालिटीज़ हैं और ये कमियां हैं। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं उपलब्धि स्तर के बारे में। शिक्षकों की मदद करना ताकि ये अपना ही परिमार्जन करते रहें। ठीक है, क्या करते रहें, अपना ही परिमार्जन करते रहें। ठीक है, इससे क्या होती है, शिक्षकों की मदद भी होती है। ठीक है, तो वो बच्चों को क्या है, मार्गदर्शन करते रहते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर आप समझ गए होंगे इसका लाभ और उद्देश्य के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझाया, और इस तरीके से अगर आपको आता है ऐसे ही पॉइंट टू पॉइंट आप लिख के आना। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे संचयी अभिलेख देखेंगे। ठीक है, जो हमने अभी इसमें देखा था, ये चीज़ देखी थी, इसका हम संचयी अभिलेख के बारे में जानेंगे कि ये संचयी अभिलेख होता क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें। तो संचयी अभिलेख क्या है, संचयी अभिलेख तो मूल्यांकन अभिलेखीकरण के सबसे प्रचलित रूप को संचयी अभिलेख कहा जाता है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि संचयी अभिलेख क्या है, बताइए। ठीक है, तो 1 नंबर में या आपको कैसे भी पूछा जा सकता है। तो यह है आंग्ल भाषा का, किसका, आंग्ल भाषा का शब्द है। तो पूछा जाए संचयी अभिलेख, जो संचयी अभिलेख है या संचयी है, वो किस भाषा का शब्द है, तो आंग्ल भाषा का शब्द है। ठीक है, या आपको अर्थ आ सकता है, तो आप यहाँ पर इस तरीके से उसको डिफाइन करें अच्छे से। तो यह आंग्ल भाषा के क्यूमुलेटिव, ठीक है, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है किन्हीं सूचनाओं का संकलित लेख। ठीक है, संचयी अभिलेख आगे दिया है इसमें कि संचयी अभिलेख में छात्रों की जीवन वृत्ति एवं अधिगम कार्य को
समेकित रूप से लिपिबद्ध किया जाता है। ठीक है, इसमें हम डेफिनेशंस भी जानेंगे। तो इसमें डेफिनेशन दी है राइट स्टोन के अनुसार। किसके अनुसार? राइट स्टोन के अनुसार। तो छात्रों का संचय अभिलेख प्रायः उनके शैक्षिक इतिहास का स्थायी व महत्वपूर्ण संक्षिप्त विवरण माना जाता है। यह एक पत्र या पुस्तिका के आकार का होता है। तो आपने देखा होगा कि किसी बच्चे का अगर हमें रिकॉर्ड निकालना होता है तो हम कोई भी जो है एक रजिस्टर बना लेते हैं, उसमें सारे बच्चों के क्या होते हैं, रिकॉर्ड लिख रखे होते हैं। ठीक है, तो यही क्या होता है, संचय अभिलेख होता है। सही है। अगर आप जो है तो अगर आपने टीचिंग करी होगी अच्छे से तो आपको पता होगा कि संचय अभिलेख क्या होते हैं। सही है। तो आगे हम चलते हैं, इसके बाद और देखेंगे डेफिनेशन। इसके बाद अगली डेफिनेशन जो दी है जेन बॉट्स के अनुसार, तो संकलित अभिलेख छात्र छात्रा के वर्तमान को समझने के लिए भूत की व्याख्या करके व्यवहारिक कठिनाइयों तथा असफलताओं के कारणों से उनकी क्षमताओं तथा कमियों को उनकी क्षमताओं को दर्शाकर छात्रों के अध्ययन में अध्यापक की सहायता करता है। ठीक है, क्योंकि अगर बच्चे का अच्छे से रिकॉर्ड बना होगा शुरू से ही कि किस चीज़ में वो अच्छा है, किस चीज़ में वो बेकार है। ठीक है, तो जो अगले टीचर होंगे, अगर आप अगली क्लास में जाते हैं तो जाहिर सी बात आपको न्यू टीचर मिलते हैं, तो उनको जब आपका डेटा मिल जाएगा तो वहाँ पर आपको वो अच्छे से समझ पाएंगे और आपको पढ़ाने में उनको मदद होगी। ठीक है, अगली डेफिनेशन दी है डी एलन के अनुसार। ठीक है, तो संकलित अभिलेख पत्र में व्यक्तिगत छात्र के मूल्यांकन से संबंधित सूचनाओं का अभिलेख होता है। सामान्यतः यह सूचना एक पत्र पर लिखकर एक स्थान पर ही रखी जाती हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे डेफिनेशन से और अच्छे से। तो उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि संचय अभिलेख मूल्यांकन की महत्वपूर्ण प्रविधि है। क्या है? महत्वपूर्ण प्रविधि है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर हमने इसका अर्थ और परिभाषा अच्छे से जान ली है। अब हम इसका विवरण जानेंगे, किस तरीके से बच्चे का इसमें विवरण लिखा होता है। ठीक है, संचय अभिलेख में विवरण। ठीक है, तो व्यक्तिगत परिचय संबंधित तथ्य होते हैं और सेकंड इसमें क्या होगा, परिवार संबंधित सूचनाएं होती हैं बच्चे की, और उपस्थिति विवरण होता है कि कितने दिन तक स्कूल आया है, कि उसकी पूरी टोटल अटेंडेंस कितनी है, और शारीरिक विशेषता होती हैं कि वो क्या क्या शारीरिक विशेषता उसके अंदर है। शैक्षिक उपलब्धियों का विवरण होता है। ठीक है, अगर वो किसी ड्राइंग में अच्छा है, रंगोली में अच्छा है, या किसी और चीज़ में एक्टिविटी में अच्छा है, तो यहाँ पर उसमें आपको जो है संचय अभिलेख में आप लिख सकते हैं उसके। और अगली पॉइंट डाल सकते हैं आप उसको, सहपाठी क्रियाएं संबंधित तथ्य होते हैं। ठीक है, कि कौन कौन उसके फ्रेंड्स हैं, कौन कौन किन किन के साथ उसके अच्छे व्यवहार हैं। ठीक है, इस क्लास में। अगला है व्यवसायिक योजना संबंधित सूचना। ठीक है, और फिर दिया है परीक्षा परिणाम लिए हैं, और फिर अन्य समान सूचनाएं हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है एक बच्चे का हम संचित अभिलेख में विवरण कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको बना के लिख सकते हैं। या आपने अगर आप टीचर हैं तो वहाँ पर आप बच्चे का डाटा जो है, एक एक बच्चे का डाटा एक एक जगह पे लिख कर रख सकते हैं। ये आपको क्या है, आगे जो है मदद करता है बच्चे के लिए, उसको समझने के लिए। ठीक है, आगे हम चलते हैं। इसके बाद और देखेंगे कि एक संचय अभिलेख मूल्यांकन का सशक्त उपकरण बन सकता है जब उसके रख रखाव में निम्नलिखित सावधानियां बरती जाए। अब जो हमने डाटा कलेक्ट किया है, जो चीज़ें हमें संचित की हैं एक बच्चे के बारे में, तो उसको हमें कैसे करके रखना है, क्या क्या सावधानियां बरतना है वहाँ पर, तो यहाँ पर ये चीज़ हम जानेंगे। ठीक है, अपूर्ण सूचनाएं ना हो। ऐसा ना हो, मान लीजिए आपने बच्चे का नाम तो लिख दिया लेकिन उसके जो है माता पिता का नाम मिस कर दिया है या उसका एड्रेस नहीं लिखा है, तो अपूर्ण जानकारी नहीं रखनी है इसमें आपको। सूचना का नियमित समावेश हो। क्या हो? सूचनाओं का नियमित समावेश हो। ठीक है, जैसे मैंने आपको पॉइंट बताए, इसी तरीके से पॉइंट टू पॉइंट जो है आप उसमें हर बच्चे की हर चीज़ डालें। ऐसा नहीं है बच्चे का नाम डाल दिए फिर उसके बाद उसके किसी और चीज़ के बारे में बता दिया आपने, उसके फ्रेंड के बारे में बता दिया, लेकिन आपने उसके माता पिता के बारे में बिल्कुल लास्ट में बताया। तो मतलब सीक्वेंस वाइज होना चाहिए। और सूचनाएं गोपनीय रखी जाएं। ऐसा नहीं है कि आप वो रजिस्टर उठा के किसी को भी दे, किसी को नहीं दे। वो जो आपने डाटा बच्चे के बारे में कलेक्ट किया है, जो संचय का अभिलेख है उसके बच्चे के मूल्यांकन का, इसको आप सबको नहीं दिखाना है, इसको आपको गोपनीय रखना है। ठीक है, और नियम समय पर मुख्य अध्यापक द्वारा जाँच हो। ठीक है, जो मुख्य अध्यापक हों वो इसके समय समय पर जांच करते रहें। ठीक है, और इसके बाद अगला पॉइंट इसमें दिया है वस्तुनिष्ठ व निष्पक्ष भाव से सूचना लिखनी चाहिए। ठीक है,
कैसे लिखनी चाहिए, निष्पक्ष भाव से। ऐसा नहीं है मान लीजिए कोई बच्चा आपका रिश्तेदार है तो आपने उसकी बैड हैबिट्स लिखी नहीं है, आप उसके बारे में कुछ जानते हैं उसके बारे में ना लिखें, ठीक है। आगे हम देखेंगे संचय अभिलेख का रख रखाव जिम्मेदार व्यक्ति को देना चाहिए, ठीक है। कैसे, मतलब जिम्मेदार व्यक्ति को। जिम्मेदार व्यक्ति से मतलब है कि आप उन्हीं को ये कार्यभार सौंपें जो आपके स्कूल में या आपके प्रबंधन में है, जो टीचर हैं वहाँ के। ऐसे नहीं आप किसी को भी उठा के दे दें कि इसको आप रख दीजिए, या पीओ है या कोई और है उसको आपने उठा के दे दिया, वो तो गुम कर देगा बच्चे का डाटा, या आपको या वो निकाल लेगा, उसका मिसयूज भी कर सकता है उसका। तो इस तरीके से हमें उस डाटा को, संचय अभिलेख है वो बच्चे का, उसको हमें किसी जिम्मेदार व्यक्ति को ही सौंपना है, ठीक है। तो उम्मीद है आप अच्छे से यहाँ पर संचय अभिलेख के बारे में समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, आगे और देखेंगे इसके बारे में। अब हम यहाँ पर जाएंगे। प्रायः संचित अभिलेख प्रारूप दो पक्ष को दर्शाते हैं, ठीक है। इसमें बच्चे के लिए क्या है, जो हम संचय अभिलेख बनाएंगे उसमें उसके दो पक्ष होंगे, ठीक है। तो पहला इसमें पक्ष क्या होगा, इसमें होगा संज्ञानात्मक पक्ष होगा, ठीक है, और अगला होगा संज्ञान सहगामी पक्ष, ठीक है। तो ये दो पक्ष यहाँ पर होते हैं। आपसे कभी क्वेश्चन में पूछा जाए 1 नंबर में कि संचय अभिलेख के कितने पक्ष होते हैं, तो वहाँ पर आप 2 बता सकते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 2 होती हैं। और अगर आपको इसमें डिटेल में पूछा जाए तो आप डिटेल में भी बता सकते हैं, क्योंकि मैं आगे आपको इनके बारे में बताने वाली हूँ, ठीक है। तो क्लास अच्छी लग रही है, केवल देखते ना जाएं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस करिए ताकि आपको हमारी क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए और आप हमारी क्लास में टाइम से आ सकें, ठीक है। और जो है शेयर करना ना भूलें, शेयर करते रहिए अपने दोस्तों को ताकि वो भी हमारे इस निपुण बैच से जुड़ सके। कौन से बैच से, तो अब हम आगे चलेंगे। यहाँ पर हम इन दोनों पक्षों के बारे में जानेंगे, सही है। तो पहला पक्ष इसमें दिया है संज्ञानात्मक पक्ष। क्या दिया है, संज्ञानात्मक पक्ष दिया है, ठीक है। तो संज्ञानात्मक पक्ष में छात्रों के शैक्षिक विषय वस्तु से संबंधित उपलब्धियों का विवरण होता है। कैसे, शैक्षिक विषय वस्तु से संबंधित बच्चों का विवरण कहाँ पर होता है, संज्ञानात्मक पक्ष में होता है, ठीक है। तो आगे चलेंगे, आगे देखेंगे कि इसमें दिया हुआ है कि समूह किन विषयों को अच्छाइयों व कमियों दोनों रूपों में हो सकती है। इस प्रकार के विवरण में छात्र समूह में योग्य है, किस विषय में उन्हें अभी परामर्श की आवश्यकता है इत्यादि की जानकारी होती है। तो हम जो है एक तरीके से बच्चे की क्या तालिका बना सकते हैं। तालिका के तहत हम कुछ चीज़ों उसमें लिख सकते हैं कि बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है, किस विषय में वो कमज़ोर है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, सही है। इस तरीके से आगे हम चलते हैं। यही हमारा क्या होगा, संज्ञानात्मक पक्ष होगा। अगला पक्ष देखेंगे, अगला पक्ष दिया है संज्ञान सहभागी पक्ष। क्या है, संज्ञान सहभागी पक्ष, ठीक है। इन पक्षों के नाम आप याद रखिए, कभी कभी आपको जो है पूछे जाते हैं तो आप बता सकते हैं वहाँ पर। तो संज्ञान सहभागी अभिलेख इस प्रकार के अभिलेख में क्रियाएँ, शिक्षोत्तर क्रियाएँ जो छात्रों के विकास में सहायता करती हैं उनका ब्यौरा रखा जाता है। क्या रखा जाता है, ब्यौरा रखा जाता है या आंकड़े रखे जाते हैं। जैसे खेल कूद, सेवाएँ, प्रतियोगिता, साफ सफाई और स्काउटिंग, नाटक, रंगमंच इत्यादि क्रियाओं में छात्रों की सहभागिता एवं उत्साह नेतृत्व का लेखन किया जाता है, ठीक है। तो सहभागी पक्ष में मतलब कि बच्चा किस चीज़ में एक्टिव है और क्या क्या चीज़ें बच्चा जानता है, क्या क्या कर सकता है। डेकोरेशन अगर कर सकता है, रंगोली बना सकता है, या किसी कंपटीशन में जो है जो छोटे मोटे आप क्यूज़ कंपटीशन कराते हैं उसमें बच्चा तेज है, आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं। या सेवा में जो कुछ भी सेवा है वो कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या, अगर नाटक उसको अच्छा करना आता है तो वो नाटक कर सकता है। तो इस तरीके से इसमें हम बच्चे के यहाँ पर डाटा लिखते हैं, सही है। कि कौन सा बच्चा जो है इसमें अच्छा होता है, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, इसके बाद हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप दोनों पक्ष समझ गए होंगे इसके। अब हम यहाँ पर देखेंगे संज्ञान सहभागी पक्ष का पुनर्वलन। तो किस तरीके से इसमें पुनर्वलन होता है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पुनर्वलन की आवश्यकता क्या है, तो पुनर्वलन के बारे में जानेंगे। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पुनर्वलन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। तो ये सार्थक हो सकता है जब यह छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करे, ठीक है। तो बच्चा सीख रहा है तो इसका मतलब यही है कि तभी आप ये समझ सकते हैं, तभी आप उसको सिखाना या उसका सीखना तभी सार्थक होगा जब वो उन सीखी हुई चीज़ों को अपने जीवन में क्या है उतार सके, उनका
उपयोग कर सके। ठीक है, तो अतः विद्यालयों में कक्षा अधिगम के अंतर्गत पुनर्बलन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो कक्षा में क्या होता है, पुनर्बलन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे इसको अच्छे से। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद अब हम जाने होंगे, तो यहाँ पर हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया अपना। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम आगे और देख लेते हैं, इसमें हम आगे और देख लेते हैं। अब हम यहाँ पर जानेंगे निदानात्मक परीक्षण के बारे में। ठीक है, तो निदानात्मक परीक्षण आपको उसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिक करिए। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको पेपर में पूछे जाते हैं निदानात्मक और उपचारात्मक परीक्षण या शिक्षण के बारे में। तो इसके बारे में हम जानेंगे, अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, इसकी विशेषता जानेंगे, उद्देश्य जानेंगे, इसका अर्थ जानेंगे। ठीक है, और परिभाषाएं भी जानेंगे। तो चलिए देखेंगे निदानात्मक परीक्षण। तो यह सर्वमान्य तथ्य है कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। प्रत्येक मनुष्य हर पल कुछ ना कुछ सीखता रहता है। ठीक है, आपको भी पता है, आप भी कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। भले ही आप खाली फ़ोन ही चला रहे हैं, उसमें भी आप कुछ ना कुछ चीज़ सीख रहे हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप फ़ोन में बस वही चीज़ें देखिए जो आपके काम की हैं, जो आपको ज़रूरत है। फालतू की चीज़ें देखेंगे तो आप फालतू की चीज़ें सीख जाएंगे। ठीक है, तो सीखने सिखाने की प्रक्रिया शिक्षण अधिगम कहलाती है। क्या कहलाती है, शिक्षण अधिगम कहलाती है। आगे चलेंगे, इसके बाद आगे देखेंगे। अब हम यहाँ पर दिया है, शिक्षण इस प्रकार शैक्षिक प्रक्रिया का क्रियात्मक पक्ष है और शिक्षक शिक्षण कार्य द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन व सुधार करता है। ठीक है, जिस प्रकार एक वैद्य रोगी के व्यवहार या लक्षणों को पहचानकर उनकी पीड़ा मतलब उनके दर्द को कम करने के लिए औषधि देता है। तो यहाँ पर तो जिस प्रकार से यहाँ पर जो एक शिक्षक होता है उसकी एक वैद्य से तुलना की गई है। ठीक है, जिस प्रकार से वैद्य जो होता है हमें देखकर हमारी पीड़ा को समझकर हमें औषधि देते हैं, उसी तरीके से एक शिक्षक भी होते हैं। हमें देखते हैं, हमारी समस्याओं को देखते हैं, उसके बाद क्या है, हमारा उपचार करते हैं, उसका निदान करते हैं। आगे देखेंगे, उसी प्रकार एक शिक्षक भी अपने विद्यार्थियों के अधिगम संबंधित कठिनाइयों का अवलोकन करना, उन्हें समझना तथा उनका सही मार्गदर्शन करना, ताकि विद्यार्थी अपने विषय में पारंगत हो सके। ठीक है, क्या हो सकते, पारंगत हो सके। तो यही क्या होगा, उपचार, यही होगा निदानात्मक, मतलब बच्चे का पहले निदान करना, पहले पता करना कि परेशानी क्या है या क्या क्या बच्चे को कठिनाइयाँ या समस्याएं हो रही हैं अधिगम से संबंधित। ठीक है, आगे हम चलेंगे। इसके बाद अब हम जानेंगे इसका अर्थ और परिभाषा जानेंगे। तो निदान शब्द कौन सी भाषा का है, आंग्ल भाषा का है, ऐसे अभी हमने देखा था। आगे हम चलेंगे, इसके बाद अब हम जानेंगे इसका अर्थ और परिभाषा जानेंगे। तो निदान शब्द कौन सी भाषा का है, आंग्ल भाषा का है, ऐसे अभी हमने देखा था। तो निदान शब्द कौन सी भाषा का है, आंग्ल भाषा का है। इसे हम क्या कहते हैं, डायग्नोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, डायग्नोसिस कहते हैं। का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है मूल कारण या रोग निर्णय। ठीक है, मूल कारण या रोग निर्णय। तो शैक्षिक निदान से आशय छात्रों के व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू का विश्लेषण करना तथा उसकी व्याख्या करना। ठीक है, शिक्षक का यह गुरुतर दायित्व है कि अपने छात्रों की पढ़ाई संबंधी समस्याओं का अवलोकन हो तथा उनके सुधार करके विकास की ओर अभिप्रेरित करें। शिक्षक के इस कार्य में सहायता देने के लिए जिन परीक्षणों का निर्माण किया जाता है उन्हें निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, निदानात्मक परीक्षण कहा जाता है। तो आगे चलते हैं, यहाँ पर आप समझ गए होंगे। अब हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं। कभी कभी आ जाता है कि निदानात्मक परीक्षण की मतलब कि उसका परिभाषा बताइए। तो यहाँ पर ये है, गुड व बर्फी के शब्दों में तो निदानात्मक परीक्षण अधिगम में छात्रों की कठिनाइयों के विशिष्ट स्वरूप का निदान करने के लिए उनके उत्तरों की सावधानी से जांच करने की प्रक्रिया है। अगली डेफिनेशन दी है,
क्रोनबेक के अनुसार, ठीक है, क्रोनबेक के अनुसार तो निदानात्मक परीक्षण एक प्रभावशाली उपकरण है। क्या है? प्रभावशाली उपकरण है। एक आदर्श निदानात्मक परीक्षण द्वारा अनेक प्रकार की संभावित अशुद्धियों के प्रत्येक पक्ष के विकसित होने से पूर्व भी उन्हें क्या है? दूर कर सकता है। निदान शब्द क्या है? चिकित्सा शास्त्र का शब्द है। तो निदान शब्द कहाँ से आया है? ये चिकित्सा शास्त्र से आया हुआ है, ठीक है, तो ये चिकित्सा से संबंधित है। तो आगे हम चलते हैं। आप इसकी डेफिनेशन अच्छे से जान गए होंगे और अर्थ भी समझ गए होंगे अच्छे से। अब हम इसका उद्देश्य जानेंगे, ठीक है। तो इसका हम उद्देश्य जानेंगे, क्या इसका उद्देश्य होता है। तो इसमें दिया है उद्देश्य, निदानात्मक परीक्षण एक प्रकार से संप्राप्ति परीक्षण है। कैसे परीक्षण है? संप्राप्ति परीक्षण है, ठीक है, अचीवमेंट टेस्ट है। इनके प्रयोग के पीछे उद्देश्य निम्नवत हैं। तो इन प्रयोग जो करे जाते हैं निदानात्मक परीक्षण के, इनके पीछे उद्देश्य क्या होते हैं हम ये जानेंगे, ठीक है। पहला उद्देश्य इसमें दिया है कि शिक्षण में संप्रेषणीयता सुनिश्चित करना, ठीक है, कि मतलब कि बच्चे अपनी बातों का क्या है? आदान प्रदान अच्छे से करें। अगर उन्हें कोई समस्या है तो वो अपने टीचर को बता सकें, ठीक है। यही क्या होता है? संप्रेरणीयता होता है, ठीक है। तो अगला यहाँ पर इसका उद्देश्य दिया है कि अधिगम की प्रभावकारिता में वृद्धि करना। किसमें? प्रभावकारिता में वृद्धि करना। अधिगम की, किसकी? अधिगम की, ठीक है। आगे चलेंगे। थर्ड इसमें पॉइंट दिया है कि पाठ्य विषयों को समझने में आ रही कठिनाइयों से अवगत कराना, ठीक है, कठिनाइयों से अवगत कराना, ठीक। अगला दिया है कि विशिष्ट विषयों में उपलब्धि के स्तर का पता लगाना। और फिर अगला पॉइंट इसमें दिया है कि शिक्षक को आत्म मूल्यांकन का अवसर देना। किसका? आत्म मूल्यांकन का अवसर देना। अगला दिया है इसमें कि छात्रों के अधिगम स्तर का पता लगाना। किसका? अधिगम स्तर का पता लगाना, सही है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये इसके उद्देश्य हैं। आगे चलेंगे, इसके बाद और जानेंगे हम। छात्रों के व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखकर उनके वर्गीकरण करना तथा सभी शिक्षण विधियों का प्रयोग करना। यहाँ पर हमें सभी शिक्षण विधियों का प्रयोग भी करना है, ठीक है। अगला इसमें दिया है कि छात्रों का सही मार्गदर्शन करना। क्या करना? बच्चे का अच्छे से हमें मार्गदर्शन करना है, ठीक है, ताकि वो आगे जाके अच्छा कर सके। अब हम जानेंगे, जैसे कि क्रो ने कहा है कि निदानात्मक परीक्षण का निर्माण छात्रों की अधिगम संबंधित विशिष्ट कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करने या निदान करने के लिए किया जाता है, ताकि छात्रों की योग्यताओं व कमजोरियों को ज्ञात किया जा सके, उपचार भी किया जा सके, ठीक है। तो ये क्रो के अनुसार कहा गया है, क्योंकि कभी कभी आपको ऐसा आ सकता है कि मान लीजिए आपको ये डेफिनेशन दे दी जाएगी पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, फिर आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर इसके जो राइटर हैं वो कौन है, तो आपको वहाँ पर चॉइस करके लिखना पड़ेगा कि किसके द्वारा ये डेफिनेशन दी गई है। तो ये क्रो के द्वारा दी गई है, ठीक है, किसके अनुसार? क्रो एंड क्रो के अनुसार, ठीक है। तो इसीलिए ये डेफिनेशंस जो होती हैं इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो आगे चलते हैं। समझ गए होंगे इसका उद्देश्य क्या होता है, परिभाषा भी मैंने आपको अच्छे से बता दी इसकी। तो उपचार करने के लिए क्या होता है? कमजोरियों का उपचार करने के लिए निदानात्मक परीक्षण होते हैं, सही है। आगे चलते हैं, इसकी विशेषताएं जानेंगे और उसका महत्व जानेंगे। क्या है विशेषता और महत्व क्या है? तो बालक निदानात्मक परीक्षण का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। क्या है? बालक में जो निदानात्मक परीक्षण होता है वो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होता है कि वह शिक्षक को क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, ठीक है। इससे शिक्षक को ये पता चलता है कि एक बच्चा क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। शिक्षक इस क्या के उत्तर से यह जान सकता है कि छात्रों की रुचि अभिवृत्ति किस तरफ है, ठीक है। इससे हम क्या समझ सकते हैं? बच्चे की रुचियाँ समझ सकते हैं, ठीक है, कि वो किस तरीके से किस तरफ उसकी रुचि है और किस सब्जेक्ट में वो अच्छी पकड़ रखता है, सही है। आगे चलेंगे। अगला पॉइंट इसमें दिया है, शिक्षक इस परीक्षण से यह तय कर सकता है कि अधिगम का विस्तार किस स्तर तक हो गया है और
किस स्तर पर बाधा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बच्चे की समस्याएं होती हैं वो पता कर लेता है एक शिक्षक। आगे चलते हैं। ज्ञान के इसके बाद यहाँ पर दिया है ज्ञान के विभिन्न कौशलों का मापन भी इन्हीं परीक्षणों द्वारा सुगमता पूर्वक किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसके महत्व को और इसकी महत्व और इसकी विशेषताओं को अच्छे से समझ गए होंगे कि निदानात्मक परीक्षण की अगर आपको विशेषता आती है या इसका उद्देश्य आता है, अगर परिभाषा आती है, तो आप यहाँ पर अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसके बाद हम आगे देखेंगे और अब यहाँ पर एक डेफिनेशन के अनुसार जानेंगे इसका महत्व। योगम एब सिम्पसन के मत में तो निदानात्मक परीक्षण बेसाधन है जो शिक्षक वैज्ञानिकों के द्वारा छात्रों की कठिनाइयों को ज्ञात करके तथा संभव उन कठिनाइयों का कारणों को व्यक्त करने के लिए निर्मित किए जाते हैं। ठीक है, तो कठिनाइयाँ जो होती हैं उनको व्यक्त करने के लिए, ठीक है, उन्हें जानने के लिए इनका निर्माण किया जाता है। सही है, आगे देखेंगे। स्पष्ट है निदानात्मक परीक्षण शिक्षक के सहायक रूप से कार्य करते हैं। क्या है? शिक्षक के सहायक रूप से कार्य करते हैं। तो यह स्वाभाविक प्रश्न है कि परीक्षणों के निर्माण व प्रयोग में किन प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। ठीक है, तो जब परीक्षण होता है तो इससे हमें यही भी पता चल रहा है कि हमें किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ता है कि एक बच्चे को एक अच्छा व्यक्ति या मतलब एक अच्छा इंसान बनाने के लिए। ठीक है, तो हम आगे चलेंगे। यहाँ पर उम्मीद है आप निदानात्मक परीक्षण के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहिए और जो है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिए। आपको क्लास कैसी लग रही है, समझ में आ रहा है तो बताइए, नहीं आ रहा है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई परेशानी है तो भी आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर इसके सोप जानेंगे, इसकी प्रक्रिया जानेंगे निदानात्मक की, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में प्रक्रिया भी पूछी जा सकती है कि इसके सोपान बताइए या प्रक्रिया बताइए। ठीक है, तो पहला इसमें दिया है कि विशेष क्षेत्र का चयन सबसे पहले शिक्षण के विषय वस्तु का चयन करते हैं, जैसे भाषा में व्याकरण क्षेत्र का चुनाव करना। ठीक है, अगला दिया है कि अगला इसमें दिया है छात्र समूह की पहचान, भाषा पढ़ने वाले छात्रों का अवलोकन किया जाता है। ठीक है, और कठिनाई स्थल का अन्वेषण, इन बच्चों को किन किन स्थानों पर कठिनाई का अनुभव हो सकता है, वे किस स्थान पर विशेष पर कमज़ोर हैं और उनका पता लगाना। ठीक है, ये इसकी प्रक्रिया होती है। आगे देते हैं त्रुटियों के कारणों का ज्ञान, उनकी कमजोरियों व दोषों के कारण को जाना जाता है, सही मार्गदर्शन और अंत में उन कारणों को दूर करने के लिए सभी परामर्श दिए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बच्चे की समस्या, उसके विषय वस्तु का क्या चयन करेंगे, उसकी भाषा के बारे में उसका चुनाव करेंगे। ठीक है, उसके बाद उसको समूह बनाएंगे, समूह में पढ़ाएंगे, अलग बैठ के पढ़ाएंगे, हर तरीके से उसकी कठिनाइयों को जानेंगे। ठीक है, उसके बाद जो उसकी कमजोरियां हैं, जो त्रुटियां हैं, जो दोष हैं उसके, उनको हम जान जाएंगे जब, फिर उसको क्या है अच्छे से दूर करने के लिए है बहुत सारे क्या करेंगे, हम नए नए तरीके से उसको परामर्श देंगे। ठीक है, और उसका मार्गदर्शन करेंगे अंत में। सही, तो इस तरीके से ये इसकी प्रक्रिया या इसकी सोपान होते हैं। ठीक है, तो सोपान कोई हम इसकी उस चीज़ की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, कभी आपको क्वेश्चन में आए किसी भी चीज़ के बारे में कि इसका सोपान बताइए। ठीक है, तो सोपान का मतलब यही होता है कि वो कैसे किस तरीके से उसकी प्रक्रिया होती है, किस क्या क्या उसका प्रोसेस होता है उसे करने का। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। इसके बाद हम जानेंगे तो निदानात्मक परीक्षण के 2 भाग में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है व्यक्ति केंद्रित और एक होता है समूह केंद्रित। कैसा होता है? एक तो होगा व्यक्ति केंद्रित और एक होगा समूह केंद्रित। ठीक है, इसके बाद आगे जानेंगे। इसके बाद हम इन्हीं को हम डिटेल में थोड़ा देखेंगे। तो व्यक्ति केंद्रित के क्या होता है? इन परीक्षणों में बालक विशेष
पर ध्यान दिया जाता है, बच्चे की किस पर, विशेष पर ध्यान दिया जाता है, और उसकी अच्छाइयों बुराइयों आदि का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। उसकी जो अच्छी एक्टिविटीज़ होती हैं या बैड हैबिट्स होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, उनका हम पता करते हैं। ठीक है, अगला दिया है समूह केंद्रित। समूह केंद्रित में क्या, व्यक्ति केंद्रित आप समझ ही रहे हैं, व्यक्ति केंद्रित का मतलब किसी एक बच्चे का, केवल एक बच्चे का हम वहाँ पर करेंगे। ठीक है, और समूह केंद्रित मतलब कि हम पूरी क्लास का, पूरी क्लास में अप्लाई करेंगे। ठीक है, सभी छात्रों के लिए होगा। तो इन परीक्षणों में छात्रों के समूह बनाकर उनकी त्रुटियों और त्रुटि विशेषताओं को जानने के लिए प्रशासनिक या अप्लाई किए जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये समूह होगा, ये व्यक्ति और व्यक्तित्व केंद्रित हो गया। ठीक है, मतलब एक व्यक्ति का हमें यहाँ पर इसकी निदान करना है परीक्षण करके। ठीक है, और यहाँ पर समूह में करना है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं, इसके बाद इसका हम उपसंहार करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे कि उपयुक्त चर्चा से हमने जाना कि शिक्षक को यदि शिक्षण को अधिगम में परिवर्तन करना है तो निदानात्मक परीक्षण उसे प्रमुख रूप से सहायता कर सकता है। अतः को प्रभावी संप्रेषण हेतु निदानात्मक परीक्षण के प्रयोग में प्रशिक्षित होना चाहिए, ताकि वह छात्रों के साथ अपना मूल्यांकन भी कर सके और शिक्षा में गुणात्मकता का स्तर बना कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से ये यहाँ पर हमने इसमें निदानात्मक के बारे में, परीक्षण के बारे में जान लिया। अगर आपको समझ में आ गया है निदानात्मक परीक्षण, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और क्लास अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों को शेयर भी करते रहिए, ताकि वो भी डीएलएड में एक अच्छा स्कोर ला सकें अपने 3rd सेमेस्टर में। ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसे हम मेहनत कर रहे हैं वैसे आप भी मेहनत करते रहिए। आगे हम चलते हैं, अब हम देखेंगे उपचारात्मक। जब हमने निदान कर लिया किसी बच्चे का कि क्या परेशानी है, जब उसका पता लगा लिया था, उसका उपचार करेंगे। तो उपचारात्मक परीक्षण क्या होता है, उपचारात्मक परीक्षण के बारे में अब हम जानेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी आपके लिए पेपर से संबंधित, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, जानेंगे इसके बारे में भी अच्छे से हम डिटेल में। जैसे हमने उपचारात्मक के बारे में जाना, जैसे हमने निदानात्मक के बारे में जाना। तो उपचारात्मक शिक्षण, ठीक है, तो शिक्षण निदान एवं शैक्षिक निदान एवं उपचारात्मक शिक्षण एक प्रक्रिया है, दो विभिन्न पहलू हैं। क्या है, एक प्रक्रिया के दो विभिन्न पहलू हैं, एक के बिना दूसरे का अस्तित्व निरर्थक है। ठीक है, अगर निदान है तो उपचार भी है। ठीक है, अगर उपचार है तो निदान भी है, तो दोनों ही एक दूसरे के पूरक आप कह सकते हैं और एक ही पहलू के हैं। शिक्षा में तब तक कोई सुधार संभव नहीं है जब तक निदान या उपचार के साथ साथ ना चले। ठीक है, निदान कर लिया आपने, उपचार नहीं किया तो उस निदान करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। ठीक है, तो निदानात्मक परीक्षण ही उपचारात्मक शिक्षण की आधार भूमि प्रस्तुत करता है। निदान का अपने आप में भी महत्व नहीं होता है जब तक उपचार ना हो, और उपचार तब तक शुरू नहीं हो सकता जब तक त्रुटियों व उनके कारणों का ज्ञात ना हो। इसीलिए निदान का अगला चरण उपचार कहा जाता है। जब उसका उपयोग शिक्षा में हो तो उसे उपचारात्मक शिक्षण की संज्ञा दी जाती है। आप समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए डॉक्टर है, उसने आपकी समस्या का पता लगा लिया कि आपको ये बीमारी है, और अगर वो आपको उपचार ना करे, आपको दवाई ना दे, तो उसको वो जो उसने ज्ञात किया है उसका मतलब ही क्या होता है। ठीक है, कोई मतलब नहीं हुआ। ठीक है, तो आगे हम चलेंगे, इसके बाद आगे हम जानेंगे इसके अर्थ और परिभाषा और अच्छे से जानेंगे। उपचारात्मक शिक्षण वास्तव में दोषपूर्ण प्रवृत्तियों को सुधारने का एक प्रयत्न है। ठीक है, जैसे एक चिकित्सक रोग के लक्षणों की पहचान कर रोग समाप्त करने के लिए उपचार करता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, उसी प्रकार कार्य एक शिक्षक एक कमज़ोर छात्र के लिए करता है, उसे ही उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में आता है उपचारात्मक शिक्षण या परीक्षण बताइए, तो आप उसको बता पाएंगे, उम्मीद है मुझे। परिभाषा की तरफ चलते हैं, परिभाषा देखेंगे इसकी। इसे शिक्षाविदों एवं मनोवैज्ञानिकों ने अनेक तरीकों से परिभाषित किया है। ठीक है, कितने तरीकों से, अनेक तरीकों से परिभाषित किया है। तो पहली डेफिनेशन इसमें क्या दी हुई है, तो उपचारात्मक शिक्षण बुरी आदतें पढ़ने तथा अच्छी आदतें नहीं होने पर दिया जाता है। ठीक है, अगली डेफिनेशन दी है, वो दी है
योमक एब सिप्सन के अनुसार। तो उपचारात्मक शिक्षण उत्तर विधि को खोजने का प्रयत्न है जो छात्रों को अपनी कुशलता व विचार की त्रुटियों को दूर करने में सफलता प्रदान करता है। इन परिभाषाओं के विश्लेषण से स्पष्ट है कि उपचारात्मक शिक्षण वह शिक्षण है जिसके द्वारा छात्रों की कमियों को दूर किया जाता है और उनकी जो है पुनरावृत्ति को रोका जाता है। ठीक है, तो जब हम निदान कर लेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, उपचार करेंगे। तो इस तरीके से हम बच्चे को उनकी समस्याओं से निकालने के लिए, उनकी कमियों को दूर करने के लिए इसको करते हैं। आगे चलते हैं, इसका उद्देश्य जानेंगे। तो इसका उद्देश्य क्या है? पहला इसमें दिया है शिक्षण में मनोविज्ञान के सिद्धांत का प्रयोग करना। किसका प्रयोग करना? मनोविज्ञान के सिद्धांत का प्रयोग करना। सेकंड इसमें दिया है व्यक्तिगत कठिनाइयों को दूर करना। किसकी? बच्चे की व्यक्तिगत कठिनाई को दूर करना और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर शिक्षण कार्य करना। ठीक है। फोर्थ इसमें दिया है छात्रों को उनकी प्रगति का ज्ञान करवाना और पढ़ने के लिए प्रेरित करना। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट इसमें फिफ्थ दिया है कि विषयों के प्रति रुचि जागृत करना। किसके प्रति? विषयों के प्रति बच्चे की क्या है? रुचि जागृत करना। कि अगर बच्चे को किसी सब्जेक्ट में रुचि नहीं है तो हम क्या करेंगे, नए नए तरीके अपनाएंगे उसको उसमें रुचि, ताकि उससे अंदर उसके प्रति रुचि जागृत हो। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। 6 नंबर दिया है कि गंभीर संवेगों से पीड़ित बच्चों की अक्षमताओं को दूर करना। ठीक है। 7 इसमें है छात्रों की अधिगम संबंधी दोषों की पुनरावृत्ति पर रोक लगाना। ठीक है। 8 नंबर दिया है कि छात्रों को उन आवश्यक आदतों, कुशलताओं व मनोवृत्तियों को सिखाना जो उसके द्वारा सीखी नहीं गई हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 9 नंबर दिया हुआ है इसमें कि छात्रों की अवांछनीय दृष्टिकोण में परिवर्तन करना। ठीक है, उनके स्कैनर के अनुसार। किसके अनुसार? स्कैनर के अनुसार उपचारात्मक विधि का प्रयोग करने तो उपचारात्मक विधि का प्रयोग करने का उद्देश्य यह मालूम होता है कि व्यक्ति के विशिष्ट आवश्यकताएं क्या हैं, उनके उत्पन्न होने वाली जटिलताओं के क्या कारण हैं और उनको दूर करने के व्यक्ति को किस प्रकार सहायता दी जा सकती है। ठीक है, ये किसके अनुसार कहा गया है? ये स्कैनर के अनुसार कहा गया है। तो आई होप इसका आप लाभ अच्छे से समझ गए, इसका उद्देश्य अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं, इसके सोपान देखेंगे, इसकी प्रक्रिया देखेंगे। ठीक है, तो उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है जब उसके प्रयोग में क्रमबद्धता व संतुलन हो। क्रम या प्रक्रिया का इस प्रकार है। तो किस प्रकार प्रक्रिया होनी चाहिए उसकी क्रम में? तो पहला इसमें दिया है कि निदानात्मक परीक्षण से प्राप्त त्रुटियों का एकत्रीकरण करना तथा उनको एक क्रम में रखना। ठीक है। फिर सेकंड हम क्या करेंगे, उसके बाद त्रुटियों का विश्लेषण करना। क्या करेंगे? विश्लेषण करेंगे। फिर थर्ड स्टेप क्या करेंगे हम? छात्रों के स्तर का आकलन करना तथा उन पर कार्य करना। ठीक है, पहले उसका आकलन करेंगे, फिर क्या करेंगे? उस समस्या पर कार्य करेंगे। आगे देखेंगे और हम इस प्रक्रिया में क्या करते हैं। फोर्थ दिया है कि छात्रों की त्रुटियों के स्तर के अनुसार अभ्यासमाला बनाना। क्या बनाना? अभ्यासमाला बनाना। फिफ्थ इसमें दिया है कि शिक्षण सूत्रों के अनुसार अभ्यासमाला का प्रयोग करना। ठीक है, तो अभ्यासमाला का क्या है? उसके शिक्षण सूत्रों के अनुसार हमें उसको प्रयोग करना है। 6 इसमें दिया है प्रयोग के बाद छात्रों को उनकी प्रगति के विषय में प्रति सप्ताह सूचित करना चाहिए। ठीक है, क्या बच्चे को प्रति सप्ताह क्या करना चाहिए? सूचित करना चाहिए कि उसने आज ये चीज़ें सीख ली हैं, उसमें ये चेंजेस आ गया है, उसमें ये कमी थी, ये इसमें अच्छा कर दिया उसने। ठीक है। 7 इसमें है उपचारात्मक शिक्षण करते समय छात्रों को यह कभी ना कहा जाए कि ये पीछे अन्यथा अधिगम प्रभावित होगा। ठीक है, इससे क्या होगा? अगर आप उसका उपचारात्मक शिक्षण कर रहे हैं तो बच्चे से ये नहीं कहें कि आप उसका उपचारात्मक शिक्षण कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा आप कहेंगे तो उसके जो अधिगम होगा क्या होगा? प्रभावित होगा। ठीक है, अन्यथा उसका अधिगम क्या होगा? प्रभावित होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप इसका सोपान या इसकी प्रक्रिया अच्छे से समझ गए होंगे। तो यहाँ पर हमने निदानात्मक और उपचारात्मक दोनों को बहुत अच्छे से मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की और दोनों के बाकायदा मैंने आपको उसका अर्थ, उसका उद्देश्य और उसकी प्रक्रिया बताई है। कभी आपको इसमें अंतर भी करने को आता है तो भी आप अच्छे से कर ले जाएंगे। ठीक है, अगर आप मेरी क्लास अच्छे से देखी होगी। ठीक है,
तो आज के लिए बस इतना ही। तो यहाँ पर हमारी क्लास कंप्लीट होती है। आपको क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलना, और लाइक ज़रूर करना, और जो है अपने दोस्तों को भी शेयर करना हमारे इस निपुण बैच को। हमारे इस टारगेट एग्ज़ाम ओनली से ऐसे ही जुड़े रहिए। तो हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने बेल आइकन को आप अच्छे से प्रेस कर लीजिए अगर नए हैं हमारी क्लास में, ताकि आपको हमारी क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए और जो है आप हमारी क्लास में टाइम से आ सकें। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको जो ये टॉपिक कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें जानी, संचित अभिलेख वगैरह जाने और अभिलेखन के बारे में जाना, इन सब के बारे में जाना, औपचारात्मक और निदानात्मक शिक्षण या परीक्षण क्या होता है इसके बारे में भी विद डेफिनेशन और उसका उद्देश्य वगैरह सब कुछ जाना। यहाँ से आपको क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए जो है मैंने आपको डिटेल में इसको बताने की कोशिश की। तो क्लास अच्छी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, और जो है अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए ताकि वो भी हमारे इस निपुण बैच से जुड़ जाएँ और अपने थर्ड सेमेस्टर में एक अच्छा स्कोर पा सकें। हमारे इस थर्ड सेमेस्टर के निपुण बैच का हमने जो उद्देश्य बनाया है कि आपको कम समय में कम कंटेंट में बहुत अच्छे से तैयारी कराएंगे। ठीक है, तो ओके, धन्यवाद। कल फिर से हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ हम। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।